आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 4 से हम लोग प्रश्नों का हल करने वाले हैं। इसके पूर्व के प्रश्नों का हल हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि आकृति 6.19 में ये फिगर बगल में दिया हुआ है आकृति, इसमें DE पैरेलल है AC के, यानी DE जो रेखाखंड है AC के समानांतर है और DF जो है इसके समांतर है। तो DF जो कह रहा है AE के समानांतर है। ये DF आपका यहाँ पे फिगर में दिया गया, ये DF है, ये जो रेखाखंड है ठीक है AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC होगा। तो इसे हम लोग हल करते हैं। तो इसमें हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको इंडिकेट कर देंगे, दर्शा देंगे। DE जो है समांतर है किसके, AC के, तथा DF समानांतर है AE के। इतना बात दिया गया है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE जो है यह बराबर होगा किसके, BE अपॉन EC के। अब हम लोग प्रमाण चलते हैं। ठीक है, तो प्रमाण में हम लोग क्या जानते हैं, प्रमेय 6.1 का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं। DE समांतर AC है, DE AC के समांतर, यानी त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज BAC में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, तो BEC में क्या दिया हुआ है कि DE जो रेखाखंड है यह समानांतर है किसके, AC के। यदि फिगर को इस तरह से हम लोग रोटेट कर दे, घुमा दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि DE जो रेखाखंड है, ठीक है, ये DE रेखाखंड, ठीक है, ये इस प्रकार से यदि फिगर को हम घुमा दे तो DE रेखाखंड, ये आपका DE है, ठीक है, ये DE है किसके समानांतर, क्वेश्चन में दिया हुआ तो AC के समानांतर में। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या जानते हैं, यदि एक भुजा के समांतर रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो BD अनुपात DA जो होगा वह बराबर होगा किसके, DE, यहाँ से ये समानांतर है तो BE बटा में EC। किस आधार पे, तो यहाँ लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये हम लोग कैसे लिखे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, इसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब दूसरा दिया हुआ है कि DF जो है समानांतर है AE के। तो ये DF, यदि इस फिगर को और रोटेट करें, हम लोग घुमाएं हल्का सा, DF इस प्रकार से यदि हम लोग कर दें, ठीक है, तो इसमें DF, तो DF रेखाखंड ये है, तो ये किसके समानांतर दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये है जो AE के समानांतर है, यानी त्रिभुज किसमें, तो ABE में। उसी बात को हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में क्या है कि DF रेखाखंड जो है यह समानांतर है किसके, तो AE के। DF रेखाखंड AE के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में क्या जानते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकलेगा कि इस अन्य दो भुजा का जो अनुपात होगा बराबर होगा, यानी BD बटा DA का अनुपात BF अपॉन FE से, इसका अनुपात बराबर होगा। सेम इस प्रकार, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, जो ऊपर लिखे हैं वही इसमें भी लगेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। एक भुजा के समानांतर यदि रेखाखंड खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को भी समान अनुपात में बांटती है। तो यहाँ से हमको दो समीकरण प्राप्त हो गया, पहला दूसरा। यदि दोनों समीकरण का हम तुलना कर दें तो दोनों समीकरण के बायां पक्ष, यहाँ पे बायां पक्ष में क्या है,
तो बी डी बटा डी ए। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ भी बी डी बटा क्या है, डी ए है। तो बायां पक्ष यदि दोनों समीकरण का बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगा। उसी बात को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पे यदि दोनों समीकरण का तुलना करते हैं तो इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो दाहिना पक्ष क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा किसके, बी ई अनुपात ई सी के बराबर हो जाएगा। इसका दायां पक्ष ये है और ये है, दोनों आपस में बराबर होगा और यही क्वेश्चन में हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.20 में, ठीक है, एक फिगर दिया गया इधर, इसमें डीई रेखाखंड ओक्यू के समांतर है। डीई जो है किसके समांतर है, तो ओक्यू के समांतर है। तो डीई कहाँ है फिगर में, तो डीई देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये डीई है, ये रेखाखंड आपका डीई है। ठीक है, ये किसके समानांतर है, तो ये ओ क्यू के समांतर है, इसके समानांतर ये। साथ ही साथ डी एफ इधर से ये रेखाखंड जो है ये किसके समांतर है, तो ये है ओ आर के समांतर है, ये ओ आर है। ठीक है, तो हमको दर्शाना है कि ई एफ जो रेखाखंड होगा वह समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, तो डीई समांतर ओ क्यू, तो यहाँ लिख देंगे सीधे। किस में है, तो त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई रेखाखंड ओ क्यू के समांतर, तथा डी एफ किस त्रिभुज में बन रहा है, तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, ये किस में है, त्रिभुज पी ओ आर में। तो इसमें क्या है, तो इसमें डी एफ जो रेखाखंड है यह समांतर है किसके, ओ आर के। ठीक है, ये बराबर समानांतर है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, अब प्रमाण चलते हैं। तो प्रमाण में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं उस कथन को कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वह अन्य दो भुजा को भी समान अनुपात में बांटेगा। तो यहाँ चलते हैं हम लोग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो इस त्रिभुज में क्या है, तो इस त्रिभुज में डीई जो रेखाखंड है यह समानांतर है किसके, ओ क्यू के। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन मिलेगा, तो पीई जो रेखाखंड होगा पीई बटा ई क्यू, इसका जो अनुपात होगा पी डी बटा डी ओ के बराबर होगा। इसे हम लोग फर्स्ट मान लें, क्योंकि यहाँ पे डी ई और ओ क्यू क्या है, समांतर। तो ऐसी स्थिति में पी से ई से क्यू, इसका अनुपात पी डी और डी ओ के अनुपात के बराबर होगा। उसी प्रकार चलेंगे दूसरा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। तो इस त्रिभुज में क्या है, तो इस त्रिभुज में डी एफ जो रेखाखंड है यह समांतर है किसके, ओ आर के। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में होगा पी एफ अपॉन
एफ आर का जो अनुपात होगा वह पी डी अनुपात डी ओ के बराबर होगा। ये सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दोनों समीकरण का यदि हम लोग तुलना करते हैं तो दोनों समीकरण का तुलना करने पे क्या देख रहे हैं कि इसका दाहिना पक्ष यानी पी डी बटर डी ओ, ठीक है, और इधर भी पी डी बटर डी ओ दोनों तरफ क्या है, आपस में बराबर है। यानी इसका यदि दाहिना पक्ष बराबर है तो इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पे, यदि इस दोनों समीकरण का तुलना करते हैं तो इसका दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से निकलेगा पीई बटा ई क्यू का जो अनुपात होगा वह पी एफ अपॉन एफ आर के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, पीई बटा ई क्यू का अनुपात पी एफ अपॉन एफ आर के अनुपात के बराबर होगा। अब फिगर में यदि ध्यान से देखा जाए तो पी से ई का जो अनुपात है, पीई यहाँ से यहाँ तक पीई और बटा में ई क्यू, ये आपका इसका इधर रिलेशन ले रहे हैं पीई और ई आर, सॉरी पी एफ और एफ आर, ये दोनों अनुपात बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ जो रेखाखंड होगा क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः ई एफ समानांतर क्यू आर, किस आधार पे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। यही क्या करना था हमको, प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो जाएगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, ठीक है, किसी त्रिभुज में खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं की यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बीई और ई क्यू का अनुपात जो है पी एफ और एफ आर के अनुपात के बराबर है। तो इसी स्थिति में वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा, अर्थात ई एफ जो होगा क्यू आर के समानांतर होगा। ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो 6 नंबर फिगर में क्या क्वेश्चन का है, 6 नंबर क्वेश्चन में फिगर जो दिया गया आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित, ठीक है ना, ओपी, ओ क्यू और ओ आर पे स्थित क्रमशः बिंदु यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ए बिंदु है, बी है और कौन बिंदु है, सी बिंदु है। ए बी पैरेलल पी क्यू, इस साथ ही साथ यहाँ पे ए बी जो है इस पी क्यू के समानांतर है। ए सी जो रेखाखंड है यानी ये वाली रेखाखंड यहाँ पे ए से सी तक ये किसके समानांतर है, तो पी आर के समानांतर है। तो दर्शाना है हमको कि बी सी जो रेखाखंड होगा वह क्यू आर के समानांतर होगा, ये हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, फिगर में क्या दिया गया है कि ए बी जो है समानांतर है किसके है, पी क्यू, तथा ए सी जो है समानांतर है किसके, पी आर के। ये बात दिया गया है, ए बी और पी क्यू समानांतर है, ए सी और पी आर ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी सी जो होगा क्यू आर के समानांतर होगा। अब प्रमाण में चलते हैं। तो यहाँ पे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो फिगर को यदि देखा जाए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है ना, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में, यहाँ लिखते हैं हम लोग सीधे त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो ओ पी क्यू त्रिभुज में क्या है, ओ पी क्यू, इस त्रिभुज में ये ए बी जो रेखाखंड है किसके समानांतर है, तो पी क्यू के समानांतर है। तो ओ पी क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू। यदि इसको फिगर हम बना दे साइड में, फिगर से समझते हैं, ये यदि त्रिभुज है, ठीक है, इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे यदि ओ मान लेते हैं, ये पी है और ये क्या है, क्यू है, और यहाँ पे कोई रेखाखंड खींचा गया इस प्रकार से, इसका नाम क्या दिया गया क्वेश्चन में, ए बी। और कह रहा है कि ए बी जो है पी क्यू के समानांतर है। तब ऐसी स्थिति में कंसेप्ट क्या निकलेगा, तो ओ ए का अनुपात ए पी से,
ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो ओ बी बटा बी क्यू के। ठीक है, ओ ए बटा ए पी यह बराबर होगा ओ बी बटा बी क्यू। किस आधार पे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, ये एक भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस आधार पे यहाँ पे एक समीकरण हमको तैयार हो गया। अब जो दूसरा जो दिया गया है ए सी समानांतर पी आर, तो ए सी पी आर के समानांतर है, यानी त्रिभुज ओ पी आर में अब हम लोग चलेंगे, यानी त्रिभुज ओ पी आर में। तो इस त्रिभुज में क्या है, तो इस त्रिभुज में जो ए सी रेखाखंड है वह समानांतर है किसके है, तो पी आर के समानांतर है। इसलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिगर देखेंगे ए सी जो है किसके समानांतर है, तो पी आर के समानांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर का जो अनुपात होगा ओ ए बटा ए पी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, और ये भी किस आधार पे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। यदि दोनों समीकरण का हम लोग तुलना करते हैं तो दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि ओ ए बटा ए पी, ठीक है, ओ ए बटा ए पी है। दोनों समीकरण में ओ ए बटा ए पी दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये दोनों बराबर है तो आपस में ओ बी बी क्यू का जो अनुपात होगा ओ सी सी आर के अनुपात के भी बराबर होगा। या फिर इसी को हम लोग बायां पक्ष में लिख सकते हैं, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। इस प्रकार भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, ओ ए बटा ए पी जो होगा ओ सी बटा सी आर के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला दूसरा समीकरण का बायां पक्ष जो है आपस में बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, तो उसी बात को हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पे। फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पे, तो फर्स्ट तथा सेकेंड की यदि तुलना करते हैं तो दोनों में ओ ए बटा ए पी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ओ बी बटा बी क्यू जो होगा वह बराबर होगा ओ सी बटा सी आर के, ओ सी बटा सी आर के ये बराबर होगा। अब फिगर देखते हैं हम लोग, ओ बी बटा बी क्यू, तो ओ बी बटा बी क्यू, तो यहाँ से अनुपात निकल रहा है हमको ओ से बी, ओ बी बटा बी क्यू का अनुपात ओ सी बटा सी आर के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बी सी क्यू आर के क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। किस आधार पे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। यह इसका कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समान खींची गई रेखाखंड यदि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये कथन इसका है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, इसलिए बी सी जो समानांतर होगा किसके, क्यू आर के। किस आधार पे, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। ठीक है, और ये क्या करना था हमको, प्रूव्ड करना था, यही हमको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार से मान लेते हैं कोई त्रिभुज ये है, ठीक है, तो इसमें यदि कोई रेखाखंड हम खींचते हैं तो यदि यह रेखाखंड अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है, ठीक है ना, समान अनुपात में बांटने का मतलब यहाँ पे ए डी बटा डी बी का जो अनुपात होगा यदि ए ई बटा ई सी के अनुपात के बराबर आ जाए तब ऐसी स्थिति में डी ई जो रेखाखंड होगा बी सी के समानांतर होगा। तो सेम काम यहाँ पर भी कर रहा है कि बी सी जो रेखाखंड इस प्रकार खींचा गया है कि अन्य दो भुजा को समान अनुपात में यह बांट रहा है। ओ बी बटा बी क्यू का अनुपात ओ सी बटा सी आर के बराबर है, ओ बी बटा बी क्यू का अनुपात ओ सी बटा सी आर के बराबर है। तब ऐसी स्थिति में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से यह जो बी सी जो रेखाखंड होगा क्यू आर के समानांतर होगा और ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। इन सभी क्वेश्चंस का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए आसान
होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज ये है, ठीक है। इस त्रिभुज का यदि हम नाम डाल दें ABC, त्रिभुज का नाम क्या डाल देते हैं, ABC। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, तो यदि AB का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि AB का जो मध्य बिंदु है यहाँ पे ये D है, ठीक है। इसका नाम क्या डाल देते हैं, D है। तो यहाँ से एक रेखा खंड खींचा गया है, DE मान लेते हैं। कौन सा खींचा गया है, तो DE खींचा गया। अब क्वेश्चन के अनुसार कि DE जो है इस प्रकार खींचा गया या BC के समांतर है, ठीक है। खींची गई दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, ठीक है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, तो त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा DE समानांतर BC है, ठीक है ना। ये बात हम लोग लिख दिए कि त्रिभुज ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु D है। अब D यदि मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AD जो होगा बराबर होगा किसके, तो DB के बराबर होगा। AD और DB आपस में बराबर ये है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है, अर्थात EAC का मध्य बिंदु होगा। EAC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या चल सकते हैं, अर्थात AE जो होगा EC के बराबर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय 6.1 है। यदि कोई त्रिभुज है तो उस पर एक भुजा के यदि समांतर हम खींचेंगे तो वो अन्य दो भुजा को भी समान अनुपात में बांटेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि DE जो रेखाखंड है वो समांतर है किसके, तो BC के समांतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बटा DB का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा किसके, तो AE बटा EC के अनुपात के यह बराबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में AD और DB आपस में बराबर है। यहाँ AD और DB क्या है, बराबर है। तो यदि दोनों बराबर है तो सेम से सेम ये कट जाएगा, यानी कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बगल में दर्शा सकते हैं। यहाँ पे क्यों काटे इसको, तो चूंकि AD और DB क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर है तो कट कर 1 आ जाएगा। यदि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, AC जो होगा किसके बराबर होगा, EC के बराबर। AC किसके बराबर आ जाएगा, EC के बराबर रहेगा। और AC EC के बराबर है, इसका मतलब E जो है बीच में है, अर्थात मध्य बिंदु पर है। तभी यहाँ से AE और यहाँ से EC आपस में बराबर है, अर्थात
AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। यदि EAC का मध्य बिंदु है तो ही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः हम कह सकते हैं कि इस बात को भी लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यह तीसरी भुजा को क्या करती है, तो समद्विभाजित करती है। और ये क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते रहिए, उतना आपके लिए बेहतर होगा।